रात में जब शाम में लौट करके आएंगे सोते समय कहेंगे कि घुटने में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है। अगर उनके डाइट में कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी होती है, एडिक्वेट डाइट नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशियस डाइट नहीं मिल रहा है, वो एक कारण है। एक जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस करके बीमारी होती है, जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस मैंने कहा वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो बच्चों में हो जाए उसे जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। बहुत कॉमनली घुटनों में दर्द होना, सूजन हो जाना, बहुत ज़्यादा सूजन कई बार हो जाना उसके कारण से होता है। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हड्डियों को मजबूत रखने में आपके खान पान का अहम रोल होता है। अगर इन्हीं सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं लोग, जिसके कारण उन्हें हड्डियों से संबंधित कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगती है, जैसे कि जोड़ों का दर्द, गठिया जैसे बीमारी उन्हें सताने लगता है। आखिरकार यह बीमारी होता कैसे है, इसका इलाज क्या है, विषयों पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं पटना के जाने माने डॉक्टरों में से एक डॉक्टर शशिकांत, ऑर्थोपेडिक्स। और सर से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद। सर, ये आखिरकार ये गठिया क्यों इतनी ज़्यादा लोगों में फैल रही है, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? गठिया देखिए कॉमन टर्म है। कहीं पे भी जब जोड़ों में दर्द होता है तो हम लोग उसको गठिया कह देते हैं, एक सामान्य बोलचाल की भाषा में। कई बार हम लोग अपने पेशेंट्स को समझाने के लिए भी इस वर्ड का यूज़ करते हैं, बट एज सच गठिया अगर देखें तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस करके एक बीमारी होती है। उसके अलावा और बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें कि जोड़ों में दर्द होता है, जिसमें कि हम लोग जनरली गठिया वर्ड यूज़ करते हैं। उम्र के हिसाब से अगर देखें, आपने उम्र की बात की, तो बच्चों में भी जोड़ों में दर्द होता है। कॉमन टर्म में हम लोग उसे भी कई बार गठिया कह देते हैं, बट बहुत सारे कारण होते हैं कि वो सबसे जो एक कॉमन कारण है बच्चों में, जिसको कि हम लोग ग्रोइंग पेन कहते हैं। 10 साल 12 साल के बच्चे रात में जब शाम में लौट करके आएंगे सोते समय कहेंगे कि घुटने में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है। अगर उनके डाइट में कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी होती है, एडिक्वेट डाइट नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशियस डाइट नहीं मिल रहा है, वो एक कारण है। एक जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस करके बीमारी होती है, जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस मैंने कहा वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो बच्चों में हो जाए उसे जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। बहुत कॉमनली घुटनों में दर्द होना, सूजन हो जाना, बहुत ज़्यादा सूजन कई बार हो जाना उसके कारण से होता है। इसके अलावा यूरिक एसिड अगर डाइट में ज़्यादा हो, अगर ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो वो भी कई बार जॉइंट पेन के फॉर्म में प्रेजेंट करता है, वो एक रीज़न है। जैसे मैंने आपको पहले बतलाया रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में, एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ऑटोइम्यून डिजीज़ का मतलब हम लोगों के शरीर का जो डिफेंस सिस्टम है, बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, उसमें कोई गड़बड़ी हो गई, जिसमें कि वो अपने ही शरीर के कुछ पार्ट को वो कहने लगा, पहचानने लगा कि ये मेरा नहीं है। मोस्ट कॉमनली उसमें जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें भी जोड़ों में दर्द। उसका बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है कि मॉर्निंग स्टिफनेस होता है। सुबह जब उठते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हाथ पैर जाम हो गया है। आधे घंटे 45 मिनट में उसमें दर्द में आराम होता है, जोड़ों में सूजन आ जाना। ओल्ड एज में होने वाली जो बीमारी है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है हड्डी घिसती जाती है। एक समय आता है जब हड्डी इतनी घिस जाती है कि आपस में रगड़ खा करके जोड़ों में दर्द होता है। तो अगर आप देखें गठिया टर्म को, तो एक बिल्कुल बहुत ब्लैंकेट टर्म है, जो कि बहुत सारी चीज़ों को कवर करता है। अलग अलग उम्र में इसका कारण अलग अलग होता है और अलग अलग बीमारी का इलाज अलग अलग होता है। निश्चित तौर पे, लेकिन अधिकतर जब भी बात जोड़ों की दर्द की आती है, उसका इलाज का आता है, तो एक सभी लोग सलाह देते हैं कि या तो कैल्शियम की कमी से होती है या फिर विटामिन डी की कमी से होती है। तो इसको कैसे भरपाई किया जा सकता है? जोड़ों के दर्द का एक निश्चित तौर पे और बाकी हड्डी की भी कमजोरी का एक निश्चित तौर पे कारण कैल्शियम और विटामिन D की कमी है। एक तो डाइट में हम लोग कैल्शियम रिच डाइट लेकर के रखें, जैसे जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं कैल्शियम रिच हैं, एग कैल्शियम रिच हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जो कि कैल्शियम रिच हैं, जैसे कॉलीफ्लावर फैमिली के, बंदा गोभी, फूल गोभी, ब्रोकोली, ये सब अगर देखें वो कैल्शियम रिच है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं वो कैल्शियम रिच हैं। विटामिन D की आपने बात की, तो सन एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन D का जो हम लोगों का सिंथेसिस होता है हम लोगों के खुद के बॉडी में होता है। सन एक्सपोजर होगा पार्टिकुलरली तब जब हम लोगों का स्किन एक्सपोज्ड हो, वहाँ से हम लोगों का विटामिन D का सिंथेसिस होता है। फाइनल सिंथेसिस लीवर में होता है, लेकिन जो प्राइमरी सिंथेसिस होता है वो स्किन में होता है। तो सन एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों की आउटडोर एक्टिविटी हो, बच्चों को सुबह में या फिर शाम में जब थोड़ी धूप हो तब खुले शरीर में हम थोड़ी देर खेलने के लिए छोड़े। छोटे बच्चे अगर हैं तो गाँव में पहले जो आदत होती थी कि दादी माँ तेल लगाती थी धूप में बैठ करके, तो निश्चित तौर पर वो तेल तो लगता ही था, साथ में बॉडी में उनको धूप भी लगती थी। वो हमारे शरीर के विटामिन D की कमी को दूर करता था। सो विटामिन D
बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी अगर होती है तो हम लोग सप्लीमेंट करते हैं इंजेक्शन के फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में। कैल्शियम के लिए एक तो डाइट के बारे में मैंने बात की कि क्या क्या डाइट हमें लेना है, इसके अलावा डाइट के अलावा सप्लीमेंट मेडिसिन के फॉर्म में भी कई बार देते हैं अगर डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो तो, या फिर प्रेगनेंसी के केस में, लैक्टेशन में जब मदर अपने बच्चों को फीड करवा रही हो। सबसे ज़्यादा जो हम लोगों को शरीर में पूरे थ्रू आउट द लाइफ ज़रूरत होती है वो लैक्टेशन के समय, जब मदर अपने बच्चों को फीड करवा रही होती हैं, एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये दो ऐसे स्टेज हैं जबकि कैल्शियम की और विटामिन डी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उस समय प्रॉपर डाइट, प्रॉपर सन एक्सपोजर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, जैसे देखा जाए कि अभी जितनी भी बीमारियां जो है लोगों पर हावी हो रही है, ऐसे में ऑर्थोपेडिक्स का दरवाज़ा तो लोग खटखटा ही रहे हैं। आप यंग डॉक्टर हैं और अब जिस तरह से रिसर्च की दुनिया डेवलप कर रही है, तो आपके पास ऐसे अधिकतर पेशेंट आ रहे होंगे जिसमें सबसे ज़्यादा किस बीमारी की आप हो रही है? बैकएक के पेशेंट, पीठ दर्द के पेशेंट बहुत कॉमन है। हड्डी की कमजोरी के चलते जनरलाइज पूरे शरीर में जो दर्द होता है उनके पेशेंट्स बहुत कॉमन हैं। घुटनों के दर्द के पेशेंट बहुत कॉमन हैं। बच्चों में अगर देख लें तो बच्चों में जैसे मैंने ग्रोइंग पेन की बात करी कि पूरे पैर में दर्द हो रहा है, वो बहुत कॉमन है। ये कॉमन ओपीडी पेशेंट हैं। ऑर्थोपेडिक्स में बाकी और पेशेंट जो फ्रैक्चर के होते हैं उनके अलावा ट्यूबरकुलोसिस एक बहुत प्रेवलेंट डिजीज़ है, और टीबी केवल छाती का, लंग्स का ही टीबी केवल नहीं होता, बोन का टीबी भी होता है। और कई बार पेशेंट्स पेन लेकर के आते हैं, 6 महीने से दर्द था, 8 महीने से दर्द था, और हम लोग जब इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं तो उसमें निकल कर के आता है कि बच्चों को या फिर इवन बड़ों को टीबी है। एक जो बहुत कॉमन इधर अभी कोविड के बाद आना शुरू हुआ है, कोविड के टाइम में कोरोना वायरस जब फैला तो लोगों का जान बचाने के लिए कुछ मेडिसिन्स का यूज हुआ, खास करके बहुत इंजेक्टेबल मेडिसिन्स थे जो कि लाइफ सेविंग थे, जिनके यूज किए बिना मरीज़ की जान नहीं बच सकती थी, और बहुत सारे लोगों में हुआ। उसके चलते बोन में एक बीमारी होती है एवैस्कुलर नेक्रोसिस, जिसमें कि मोस्ट कॉमनली हिप जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो कूल्हे की हड्डी है उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, और हिप पेन लेकर के आ रहे हैं। तो वो पेशेंट्स भी पिछले 1.5-2 सालों में एवियस्कुलर नेक्रोसिस के पेशेंट्स का इस डिजीज़ का इंसिडेंस काफ़ी बढ़ा है। सर, एक सवाल ये भी है कि जैसे कि आपने बताया अनेकों बीमारियां, उस टॉपिक पे फिर हम बात तो करेंगे ही, लेकिन अगर नॉर्मल किसी व्यक्ति में दर्द या फिर वैसा पीड़ा अगर होता है तो नॉर्मल दवाइयां क्या कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि अगर आपको कोई भी ऐसी बीमारी हो रही है जो कि आपको इतना परेशान कर रहा है जिसके लिए कि दवा खाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका है कि जो भी आपके नज़दीक के स्पेशलिस्ट हैं उनसे मिलें। बिना मिले नहीं, ऐसे बिना मिले दवा नहीं खाएं, क्योंकि कौन सा दवा और कितने दिनों तक। एक दिन ठीक है, सर्दी किसी को हो गया, खांसी हो गया, सर दर्द हो गया, 1 टैबलेट ले लिया, 2 टैबलेट ले लिया, ठीक हो गया, वो अलग बात है। लेकिन कोई ऐसी बीमारी है जिसमें कि हमें 10 दिन दवा खानी है, 15 दिन दवा खानी है, तो मेरा ये सलाह नहीं होगा कि ऐसे ही किसी से पूछ करके, किसी के कहने पे या किसी दुकान पे जा कर के दवा ले लें। एक जो स्पेशलिस्ट हैं, जो उसके विशेषज्ञ हैं, उन्होंने उसकी पढ़ाई की है। एक दर्द के 100 कारण हो सकते हैं, वो कारण देखेंगे, उसके हिसाब से उसका इलाज करेंगे। तो मेरा सलाह निश्चित तौर पे ये है, जो स्पेशलिस्ट आपके पास में है, जो भी डॉक्टर अवेलेबल हैं, उनसे मिलें, उनकी सलाह को माने। हो सकता है कि कोई ज़रूरी नहीं कि वो ऑर्थोपेडिशियन ही हो सकता है कि वो फिजिशियन है, एक सर्जन है, गायनेकोलॉजिस्ट हो सकती हैं। उनके ट्रीटमेंट करने लायक हुआ तो वो खुद ट्रीट करेंगे, और अगर लगेगा कि उनके ट्रीट करने लायक नहीं है तो जो उचित व्यक्ति हैं उनके पास आपको भेज देंगे कि आप वहाँ जाइए, वहाँ आपका बेहतर इलाज हो सकता है। कई बार अदरवाइज़ छोटी चीज़ें जो कि आसानी से ठीक हो सकती थी वो बड़ी हो जाती हैं। निश्चित तौर पे एक अंतिम सवाल है कि अगर गठिया किसी भी व्यक्ति में अगर हो रहा है ये, तो सब उसको रोकने का या फिर उसको हमेशा के लिए समाप्त करने का क्या कुछ इलाज है? अलग अलग बीमारी का अलग अलग इलाज है। जैसे मैंने कहा कि ओल्ड एज में जो जोड़ गठिया हम लोग कहते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं, एक्सरसाइज और दवा से शुरुआत में आराम होता है। नहीं अगर ठीक हो रहा है तो हम लोग ऑपरेशन करके उसको ठीक करते हैं, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। बहुत ही अच्छी सर्जरी है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। बहुत सारी भ्रांतियाँ जुड़ी हुई हैं इसके साथ में, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में मैंने बात किया। शरीर की बनावट ही ऐसी है जिसके चलते की बीमारी है, तो उसमें थ्रू आउट पूरे लाइफ हमें दवा लेने की ज़रूरत पड़ती है। बच्चों में रिकेट्स करके एक बीमारी होती है जो कि कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से होती है। डाइट ठीक करेंगे, दवा देंगे, पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। कई बार गठिया के चलते पैर में टेढ़ापन आ जाता है, दवा से ठीक होता है। अगर दवा से ठीक होने लायक नहीं है तो कई बार हम लोग को ऑपरेट। तो अलग अलग
अलग बीमारी के हिसाब से इलाज होता है और ज़्यादातर बीमारियों का लगभग पूरा इलाज हो जाता है। हाँ, कुछ बीमारियां हैं जिसमें कि हमें बहुत दिनों तक या फिर कई बार पूरे लाइफ भी दवा खाने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें एक उदाहरण मैंने बताया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस।